हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं बीके सर की क्लास, जिसमें हम कुछ इंग्लिश स्पोकन का सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 करके मैं आप लोगों को इंग्लिश सिखाऊंगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेसन 1 है मेरा। लेसन 1 कह रहा है कि बिफोर वी स्टार्ट, ध्यान दीजिएगा, बिफोर वी स्टार्ट यानी कह रहा है कि शुरुआत करने से पहले, क्या करने से पहले, यहाँ पे ध्यान दीजिए, शुरुआत करने से पहले हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। क्योंकि इंग्लिश पढ़ने से पहले हमें कुछ बात को ध्यान देना जरूरी होता है। जैसे कहा जाए, बिफोर वी स्टार्ट कॉन्सेप्ट चैप्टर वी वुड लाइक टू लेट यू नो अबाउट फ्यू बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जी हाँ, आपने सही सुना। कहा जा रहा है कि आइए अब इस कोर्स के कॉन्सेप्ट चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम आपको अंग्रेजी भाषा की कुछ छोटी बातें बता दें। क्या बताए? छोटी छोटी बातें। कहा गया है ना कि छोटी छोटी बात से ही बड़ी बात बनती है ना। हाँ, तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि आपसे हमारा पहला प्रश्न है। आपसे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या कहा जा रहा है? आपसे हमारा पहला प्रश्न है कि अंग्रेजी में कितने अल्फाबेट होते हैं। ध्यान देना, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्या प्रश्न पूछ रहा हूँ? आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि अंग्रेजी में कितने अल्फाबेट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें उम्मीद है कि आप में से कोई कहेंगे 26 यानी 26। सही जवाब है ना? यह सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर है 1, क्योंकि अल्फाबेट 26 नहीं 1 होते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं कि तुम्हारे बैग में अनेक सामान रखते हो, तो क्या सभी सामान को गिनकर कहते हो कि 5 बैग, 6 बैग? ऐसे नहीं बोलते हो, बल्कि बोलते हो कि तुम्हारे पास कितने बैग है, तो 1 बैग है। उसी तरह इस बैग है, ये बैग अल्फाबेट, ये एक अल्फाबेट है। इस अल्फाबेट में लेटर्स 26 होते हैं। जैसे अल्फाबेट का हिंदी क्या होता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक बात को लिखे हैं कि कह रहे हैं कि अल्फाबेट केवल एक शब्द है, यानी एक वर्ड है, जिसका मतलब होता है वर्णमाला। ध्यान दीजिए, कमान, वर्णमाला का मतलब क्या होता है कि वर्ण का माला। माला तो आप लोग देखे ही हैं। माला क्या होता है कि जिसमें अनेक फ्लावर्स क्या होते हैं, गुथे हुए होते हैं, एक ग्रुप में होते हैं, यानी बहुत सारे फूल एक ग्रुप में रख दिए जाए तो उसे हम माला बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे फूलों का माला नहीं, बल्कि वर्णों का माला। किसका माला? ध्यान दीजिए, फूलों का माला नहीं, वर्णों का माला, उसे यह बोलते हैं वर्णमाला, जिसको अल्फाबेट बोला जाता है। तो इस वर्णमाला में 26 क्या होते हैं? लेटर होते हैं। जिस तरह अनेक फूलों से माला बनी हुई होती है, तो आप गिनते हैं 1 माला, 2 माला, ना कि फूल को गिनकर कहते हैं कि यह इतना माला है, नहीं ना। यानी सभी फूलों को मिलाकर एक माला बनता है, उसी को हम बोलते हैं माला। उसी तरह 26 लेटर्स मिलाकर क्या बनते हैं? एक वर्णमाला बनते हैं। वही यहाँ पे दिया जा रहा है कि आवर फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, में से एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी अल्फाबेट आर 3 इन इंग्लिश? मस्ट ऑफ यू विड आंसर 26, यानी आपने तो सही आंसर दिया 26, लेकिन नॉट रियली, ये सही आंसर नहीं है, ये गलत है। द करेक्ट आंसर इज 1। वाई सो? यानी आंसर सही क्या है आपका? 1 है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यू मस्ट अंडर अल्फाबेट इज जस्ट इन नेम गिव टू द ग्रुप ऑफ ऑल द लेटर्स इन लैंग्वेज। यानी कहा जा रहा है कि यहाँ पे वर्णमाला का मतलब अल्फाबेट, या अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला होता है। और ये 26 लेटरों का एक वर्णमाला है। इस माला में 26 क्या जुटे हुए हैं? लेटर्स गुथे हुए, जिससे क्या बना? अल्फाबेट बना।
चलिए हम आगे देख लेते हैं कि 26 कौन कौन से अल्फाबेट है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यानी देखते हैं कि 26 कौन कौन से वर्णमाला है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के कुल 26 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? कमान, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ध्यान देना, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। कमान, कॉपी कलम निकाल लो और लिख लो जल्दी से कि देयर आर 26 इन इंग्लिश अल्फाबेट। ए बी सी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, उच्चारण पे ध्यान देना, कैसे उच्चारण करना है। ए बी सी डी। ए, बहुत ऐसे स्टूडेंट क्या करते हैं, कहा जाए कि आप थोड़ा सा ए बी सी डी पढ़ के दिखाओ, तो क्या करते हैं ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे। नो, ऐसे पढ़ना गलत है, क्योंकि ए बी सी, देखिए इसका उच्चारण देखिए कैसे किया जा रहा है, वैसे ही 26 लेटर का उच्चारण आप लोग करिए और इसको जल्दी से कॉपी कलम उठाकर नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला के इन वर्णों को 2 प्रकार में बांटा गया। कितने प्रकार में बांटा गया? 2। ध्यान देना, जल्दी से कॉपी कलम उठाइए और लिखिए कि अंग्रेजी वर्णमाला को 2 वर्गों में बांटा गया है, यानी अल्फाबेट को 2 वर्गों में। यहाँ पे क्या हुआ कि 2 वर्ग में, पहला क्या है? वॉवेल। पहला क्या है? वॉवेल। और दूसरा कॉन्सोनेंट्स। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कमान, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट। अब वॉवेल में क्या होते हैं कि वॉवेल में 5। अब यहाँ पे पूछा जाए कि वॉवेल कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, तो ध्यान देना, देयर आर 5 वॉवेल्स। कितने होते हैं? देयर आर 5 वॉवेल्स। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 20 आर कॉन्सोनेंट। 21 आर कॉन्सोनेंट। और बाकी बचे 21 क्या होते हैं बाबू? कॉन्सोनेंट होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना कि वॉवेल क्या है? ए ई आई ओ यू। और ये 5 को छोड़कर बाकी जितने बचे वो सभी क्या होते हैं? हाँ, सही आपने कहा, कॉन्सोनेंट होते हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग हिंदी की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमें हिंदी से ना इंग्लिश करना है कि इंग्लिश से हिंदी करना। नो, मेरी लैंग्वेज क्या है कि हिंदी है, हमें हिंदी से ही इंग्लिश को सीखना है। तो थोड़ा सा हम हिंदी पे थोड़ा देर ध्यान देते हैं। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि देयर आर 26 लेटर्स इन हिंदी अल्फ़ाबेट। ध्यान दीजिए, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? कमॉन कमॉन, लेटर कितने हुए? हिंदी में अल्फ़ाबेट 1 और इंग्लिश में अल्फ़ाबेट 1। हाँ, दोनों में 1 ही होते हैं, लेकिन लेटर्स पे ध्यान दीजिए कि उसमें देयर आर 26 लेटर्स, लेकिन यहाँ पे देखिए देयर आर 46 लेटर्स हो गए ना। हिंदी में 46 लेटर्स होते हैं, इसमें वर्ण कितने होते हैं? 46 होते हैं। इसमें भी 2 ही प्रकार के अल्फ़ाबेट होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि स्वर क्या है? अ, आ, ई, ये सभी क्या हुए? स्वर हुए। अब कहो कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि स्वर क्या है? तो डरने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिए, जिसका उच्चारण स्वयं हो, स्वयं यानी खुद से, जैसे अ कहने से क्या हो रहा है? अ ही आ रहा है ना। आ कहने से क्या हो रहा है? आ ही आ रहा है ना। तो ऐसे वर्ण को हम बोलेंगे वॉवेल वर्ण, और जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो। ध्यान देना, जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो उसे बोलते हैं हम व्यंजन वर्ण। जैसे क बोल कर देखो, बोलो तो। हाँ, क कहने से आ रहा है ना। ख बोलो तो। हाँ, ख कहने से आ रहा है ना, तो ये हो गए कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला के इन 26 वर्णों को 2 प्रकार से लिखा जाता है।
अब यहाँ पे लिखने का तरीका हमने तो सीखा कि दो प्रकार के होते हैं, एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट, लेकिन यहाँ पे लिखने का भी तरीका दो ही प्रकार के होता है। हम इन 26 लेटर को हम क्या कर दो तरह से लिख सकते हैं, एक कैपिटल लेटर्स में और एक स्मॉल लेटर्स में। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो है ना कैपिटल लेटर्स है और ये स्मॉल लेटर्स है, आप तो शायद जानते ही होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक बात को लिखा गया है, यहाँ पे अंग्रेजी के स्वर और व्यंजन के साथ साथ हिंदी के स्वर और व्यंजन की जानकारी होना भी बेहद जरूरी है कि नहीं। जब हम आपको आर्टिकल्स चैप्टर पढ़ाएंगे, ध्यान देना, जब हम आपको आर्टिकल्स चैप्टर पढ़ाएंगे तो बिना हिंदी के स्वर और व्यंजन जाने आप कभी सही आर्टिकल ए, एन और द का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट पे, यहाँ पे एक स्टेप भी मिस्टेक नहीं करना है, पूरी वीडियो देखना है और जल्दी से कॉपी और कलम उठाकर नोट करो, क्योंकि एक एक बात इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अंग्रेजी के स्वर और व्यंजन के साथ साथ स्वर एवं व्यंजन की जानकारी होना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम आपको आर्टिकल्स चैप्टर पढ़ाएंगे तो बिना हिंदी के स्वर व्यंजन जाने आप कभी सही आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। द को तो द या दी दोनों ही बोला जाता है, पर कहाँ द बोलना है और कहाँ दी बोलना है ये भी आपको आर्टिकल चैप्टर में ही पढ़ाएंगे। क्योंकि द को दी भी बोलते हैं, द भी बोला जाता है, लेकिन कब द बोलते हैं और कब दी बोलते हैं यह तो आपको हम आर्टिकल चैप्टर में ही पढ़ाएंगे। बिना हिंदी के स्वर और व्यंजन जाने ये संभव ही नहीं है। क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि प्लीज पे यानी ध्यान दीजिए कि पिछले पेज में हमने बताया कि ऊ को ओ या यू लिखेंगे। ध्यान दीजिए, हमने पिछले पेज में बताया था कि नहीं, इसलिए बोले कि कॉपी कलम उठाकर लिखो जल्दी जल्दी। पिछले पेज में हमने बताया कि ऊ को ओ और यू लिखते हैं, पर अगर आप देखेंगे तो एक शब्द है कुक, यहाँ पर ओ है, पर इसका उच्चारण कु नहीं बल्कि कु की तरह, यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे, यहाँ पे दोनों ध्यान दीजिए। लिखा कैसे लिखाना चाहिए, ऐसे लिखे जाना चाहिए, लेकिन लिखाया कैसे जाता है, ऐसे लिखा जाता है। ध्यान दीजिए, कहने का अर्थ है कि ऊ तो बड़ा ऊ है, जिसको जो कुछ भी बोलते हो तुम, तो ऊ के इसके बदौलत ओ जब लगा हुआ है तो यहाँ पे ऐसे लिखा जाना चाहिए, लेकिन कैसे लिखाता है तो ऐसे लिखाता है। ध्यान दीजिएगा, यानी बड़ी ऊ नहीं बल्कि छोटी ऊ का प्रयोग हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिए, लिखा तो ओ गया है तो यहाँ पर बड़ी ऊ होना चाहिए, लेकिन कौन सा ऊ का प्रयोग हुआ है, छोटी ऊ का प्रयोग हुआ है। इससे ये पता चलता है कि हर बार सिखाया गया नियम सही नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस बात को ध्यान दीजिए कि इससे पता क्या चलता है कि हर बार सिखाया गया नियम सही नहीं होता है, कई अपवाद भी होते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि कहीं पर ज के नीचे एक बिंदु लगाया जाता है, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, ज के नीचे क्या लगाया जाता है, बिंदु लगाया जाता है, देखिए ऐसे ही लगाया जाता है। और कहीं पर ज के नीचे बिंदु नहीं होता है। ध्यान दीजिए, कहीं पे ज के नीचे बिंदु दिया गया है ना, और कहीं पे ज के नीचे बिंदु नहीं होता है। ठीक है, दोनों के उच्चारण बहुत ज्यादा फर्क होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दोनों के उच्चारण में बहुत ज्यादा फर्क होता है। शब्दों के उच्चारण को आप आने वाले उच्चारण चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको आने वाला जो चैप्टर है उसमें डिटेल में आपको बताऊंगा।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? लेटर्स फ्रॉम ए वर्ड, यानी अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है। क्या आप जानते हैं कि लेटर्स फ्रॉम ए वर्ड यानी अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है। वर्ड्स फ्रॉम ए सेंटेंस, वर्ड्स फ्रॉम ए सेंटेंस, ध्यान दीजिए, वर्ड फ्रॉम ए सेंटेंस यानी शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। सेंटेंस फ्रॉम ए पैराग्राफ, सेंटेंस फ्रॉम ए पैराग्राफ, ध्यान दीजिए यहाँ पे, सेंटेंस फ्रॉम ए पैराग्राफ यानी वाक्यों से मिलकर पैराग्राफ बनता है। उदाहरण लीजिए यहाँ पे, उदाहरण में मुजीब इज ए गुड बॉय, बस ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई लव हिम ए लॉट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे क्या होते हैं कि अभिवादन भी होते हैं, कि किसी को आने या जाने या मिलने जुलने पे हम किसी का अभिवादन करते हैं। अभिवादन का तरीका इस बात पे, जैसे कह रहा है कि अभिवादन का तरीका इस बात पे निर्भर करता है, चूजिंग वर्ड विल ग्रीटिंग समवन, यानी कहा जाए कि अभिवादन का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि जिस व्यक्ति का आप अभिवादन करना चाहते हैं वे आपसे उम्र में, रिश्ते में या फिर ओहदे में बड़ा है या छोटा है, या फिर हम उम्र यानी समान उम्र का है। ये जानना बहुत ही जरूरी। अक्सर आपने से बड़े एवं जिनसे आप ज़्यादा तमीज से पेश आते हैं, जैसे ध्यान दीजिए, अक्सर आपने बड़े एवं जिससे आप ज़्यादा तमीज से पेश आते हैं, जैसे मोहल्ले में कोई अंकल आंटी, ऑफिस के बॉस या कोई सीनियर, उनके साथ आपको समय के अनुसार निम्नलिखित का प्रयोग करना चाहिए। जैसे ध्यान दीजिए, सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग। कब? मिलने पर। और विदा होने पर बाय या टेक केयर या सी यू। ध्यान दीजिए, मिलने पर क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग। और विदा होने पर बाय, टेक केयर या सी यू। इस सभी वर्ड का यूज करना है। अब यूज करना आसान है। अब जिससे मिलते हो, अंकल से मिलते हो तो गुड मॉर्निंग अंकल, सिस्टर से मिलते हो गुड मॉर्निंग सिस्टर, बॉस से मिलते हो गुड मॉर्निंग बॉस, फादर से मिलते हो गुड मॉर्निंग फादर, ग्रैंडफादर से मिलते हो गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। अगर विदा लेते हो तो किसी से विदा ले सकते हो, तो विदा लेने के बाय, टेक केयर, सी यू का प्रयोग करना है। अब ये कब तक? सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक ही। उसके बाद ध्यान दीजिए, दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक क्या बोलना है? गुड आफ्टरनून। मिलने पर ध्यान दीजिए, मिलने पर ही बोलना है गुड आफ्टरनून। अब गुड आफ्टरनून जिससे मिल रहे हो ना उसके अंत में लगा दो ना। आंटी से मिल रहे हो गुड मॉर्निंग आंटी, मदर से मिल रहे हो गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, सॉरी गुड मॉर्निंग आफ्टरनून मदर। अब बाय करना है, टेक केयर करना है, सी यू करना है, इसमें भी कब? विदा होने के बाद। अब देखो 5 बजे के बाद क्या होता है, ध्यान दीजिए, 5 बजे के बाद गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बोलना है। किससे मिलते वक्त? गुड इवनिंग। और जिससे मिलते हो ना उसका नाम ऐड कर दो। अगर अपने दोस्त से मिलते हो तो क्या बोलोगे? गुड इवनिंग फ्रेंड, या तुम नाम रखना चाहते हो गुड इवनिंग राम, गुड इवनिंग सोहन, गुड इवनिंग मोहन। और विदा होते वक्त तुम बोल सकते हो गुड नाइट या टेक केयर, बाय या सी यू। चलिए हम आगे। मान लीजिए कि आप रात के 8 बजे किसी से मिले तो मिलते वक्त क्या कहेंगे? ये मत सोचिए कि अंधेरा हो गया है तो आप गुड नाइट कहेंगे। ध्यान दीजिए, ये मत सोचिए कि अंधेरा हो गया है
तो आप गुड नाइट कहेंगे। जैसा बताया गया है कि रात के 11 बजे भी अगर अभिवादन करना पड़े तो मिलने पर गुड इवनिंग ही कहना होगा और विदा लेने पर गुड नाइट कहना बेहतर विकल्प है। हाँ, अगर आप अपने किसी दोस्त, भाई बहन, फिर खास जिसके साथ आप बहुत फ्रैंक हो या फिर आपसे उम्र में या ओहदे में छोटा कोई से मिले तो आप हाय हेलो का प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हाय या हेलो का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही। नेक्स्ट लेसन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक अलविदा बच्चों।